नमस्कार, मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप मुझे आरपीएससी टॉपर विद एसपी इस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट से अपनी प्रतिक्रियाएं बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम जिस बिंदु पर बात कर रहे हैं वो हिंदी व्याकरण का एक बिंदु है, संज्ञा। स्कूल के विद्यार्थियों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का ये अनिवार्य हिस्सा है। तो पहली बात हमको संज्ञा के बारे में याद रखनी है कि संज्ञा व्याकरण की दृष्टि से विकारी है। संज्ञा व्याकरण की दृष्टि से विकारी है, इसका ये मतलब है कि वह वचन, लिंग, कारक, काल के साथ परिवर्तित होती है। यदि कोई शब्द संज्ञा है तो उसमें कोई बदलाव वचन के साथ, लिंग के साथ, कारक के साथ या काल के साथ हो सकता है। सबसे पहले हम देख रहे हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। वो किसी भी प्राणी का नाम हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, वस्तु का नाम हो, भाव हो, अवस्था हो, ये सब संज्ञाएं हैं। हमें मूलतः ये समझना है कि नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, राम एक नाम है इसलिए संज्ञा है, हिमालय एक नाम है इसलिए संज्ञा है, गंगा एक नाम है इसलिए संज्ञा है। हम बात कर रहे हैं संज्ञा के 3 प्रकारों पर। तो पहला प्रकार संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे ठीक से समझिए क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा जातिवाचक, कौन सा भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, वे संज्ञाएं जो व्यक्ति विशेष यानी पर्टिकुलर यानी किसी एक व्यक्ति का नाम, वे संज्ञाएं जो व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती। इसको हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमें पूछा जाए कि सुरेश किस प्रकार की संज्ञा है। यदि पूछा जाए सुरेश किस प्रकार की संज्ञा है तो सुरेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि वो एक व्यक्ति विशेष का नाम है। इसी तरह हमें पूछा जाए आगरा किस तरह की संज्ञा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा आगरा क्यों है? क्योंकि वो एक स्थान विशेष का नाम है। जब वो व्यक्ति विशेष का, वस्तु विशेष का या स्थान विशेष का नाम हो तो इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा प्रकार देखिए, इन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे संज्ञाएं जो किसी जाति, श्रेणी या समूह का बोध कराती है, एक पूरी क्लास का, श्रेणी का, समूह का बोध कराती है, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे शब्द है नदी, तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि नदी से सारी नदियों का बोध होता है। वो एक श्रेणी है। नदी मतलब ऐसे कोई विशेष नदी तो है नहीं, सभी नदियों का इस शब्द से बोध होता है, इसलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि कब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कब वो जातिवाचक संज्ञा। हम इन्हें अलग अलग करते हैं। अगर कि वो नदी है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी एक नदी का नाम है, जैसे गंगा, जैसे यमुना, जैसे नर्मदा, तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा उदाहरण देखिए, अगर लिखा है सुरेश, तो इस तरह लिखते हैं हम। अगर लिखा है लड़का तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि उसमें सारे लड़के शामिल हो गए हैं। और अगर किसी विशेष का नाम लिखा है, जैसे सुरेश, रमेश, महेश, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आप इसको अलग अलग करिए। व्यक्ति विशेष का नाम हो
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी जाति श्रेणी या समूह का बोध कराती है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव जातिवाचक ही होते हैं, मैं उनके उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे कक्षा, सेना, जुलूस, मंडली। ऐसे शब्द देखिए कि सदैव एक समूह होता है। मंडली का मतलब ही है समूह, जुलूस का अर्थ ही है बहुत सारे लोग, सेना में भी बहुत सारे लोग होते हैं और कक्षा में भी बहुत सारे। कक्षा 9 इसका मतलब है कि कक्षा 9 के सभी छात्र छात्राएं, तो वो एक श्रेणी है, समूह है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा का तीसरा प्रकार हम देख रहे हैं भाववाचक संज्ञा। तो पहले हमें ये समझना है कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है, फिर पहचानना है कौन सी संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए वे संज्ञाएं जो किसी भाव या अवस्था का बोध कराती हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शब्द देखिए बुढ़ापा, क्रोध या मिठास। अब सबसे पहले हम ये पहचानते हैं क्यों इनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। शब्द देखिए बुढ़ापा एक भाव है, अवस्था है, इसलिए वो भाववाचक संज्ञा है। अब आप बूढ़ा आदमी देख सकते हैं, वो बुढ़ापे से परेशान हो रहा है, देख सकते हैं, लेकिन बुढ़ापा ऐसे नहीं देख सकते हैं जैसे मेरे हाथ में मारकर देख रहे हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा। आप देख सकते हैं कोई आदमी क्रोध में है, क्रोध की अवस्था में है, उसने क्रोध में कोई कार्य किया है वो देख सकते, पर क्रोध ऐसे नहीं देख सकते जैसे मेरे हाथ में मारकर देख रहे हैं। ऐसे ही शब्द है मिठास, वो खाली अनुभव कर सकते हैं। आप मिठाई देख सकते हैं, मिठास नहीं देख सकते। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जिसको खाली अनुभव किया जा सके, भाव या अवस्था, उन्हें हम भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो ये संज्ञा के 3 प्रकार है। एक प्रश्न भाववाचक संज्ञाओं से संबंधित बहुत लोकप्रिय, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। एक तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। हमको इसको देखना है कितने तरह से हो सकता है, 5 तरीके से। पहला देखिए, वो किसी जातिवाचक संज्ञा से बन सकती है। भाववाचक संज्ञा बन सकती है किसी जातिवाचक संज्ञा से। जैसे शब्द देखिए जैसे शब्द है बूढ़ा, तो उससे, अब बूढ़ा से ऐसे पता चलता है कि वो एक श्रेणी है, जातिवाचक संज्ञा है, तो उससे भाववाचक संज्ञा बन रही है बुढ़ापा। जैसे शब्द है शिशु, उससे बन रहा है शैशव, शिशु होने का भाव। तो जब भी वो सवाल पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से हुआ है। पहले आपको ये पहचानना है एक भाववाचक संज्ञा है, फिर उसके मूल शब्द तक जाना है, उल्टा पहचानना है। मूल शब्द तक जाना है तो आपको पता चलेगा कि ये इस शब्द से बना है, शिशु से बना है, बूढ़ा से बना है, और ये एक जातिवाचक संज्ञा है, तो ये उसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बन सकती है। जैसे शब्द है अपना, तो शब्द बन सकता है अपनत्व। जैसे शब्द है निज, तो शब्द बन सकता है निजत्व। तो वो इसी तरह का सवाल जैसे जातिवाचक संज्ञाओं का है, सर्वनाम के संबंध में पूछते हैं कि अपनत्व
एक तो किस तरह से बना है, तो आपको ये पहचानना है कि अपना एक सर्वनाम होता है भाई, वो सर्वनाम से बना है, ऐसे उसका निर्माण हो सकता है। इसके अलावा वो जातिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से भी उनका निर्माण हो सकता है। किसका निर्माण हो सकता है? भाववाचक संज्ञा। विशेषण से कैसे बनती है? जैसे शब्द है लाल, तो एक विशेषण है, उससे बनने वाला शब्द लाली एक भाव है। जैसे शब्द है उदार, उससे बनने वाला शब्द उदारता एक भाव है। तो देखिए, उदार तो एक किसी व्यक्ति के लिए विशेषण हो सकता है कि फला व्यक्ति उदार है, इसलिए वो विशेषण है। और उदारता एक भाव है, क्योंकि वो खाली महसूस किए जाने का है, अनुभव किए जाने का है। ऐसे विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा वो अव्यय से बन सकते हैं। कैसे बनते हैं अव्यय से? जैसे निकट एक अव्यय है शब्द, तो शब्द बन सकता है निकट का। दूर से वो बन सकता है दूरी। तो देखिए, निकट एक अव्यय शब्द है, उससे भाववाचक बनता है निकटता। दूर एक अव्यय शब्द है, उससे भाववाचक बनता है दूरी। आप दो आदमी एक दूसरे के निकट हैं ये देख सकते हैं, पर निकटता ऐसे नहीं देख सकते। जैसे मेरे हाथ में मार्कर देख रहे हैं, वो खाली अनुभव की जाती है, कौन निकट है कौन दूर है। तो देखिए, अगला पांचवा प्रकार है, क्रिया से भी उसका निर्माण हो सकता है भाववाचक संज्ञा का। जैसे खेलना एक क्रिया है, और उससे जो शब्द बनता है खेल, वो एक भाववाचक संज्ञा है। आप खिलाड़ी देख सकते हैं, खेल चल रहा है ऐसे देख सकते हैं, पर खेल तो नहीं देख सकते, उसको तो खाली अनुभव कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे लिखना एक क्रिया है, तो उससे भाववाचक बनता है लिखा। इस तरह भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अधिकतम उदाहरण आप लोगों को इसके पढ़ने हैं, आप सभी लोगों को